T1 इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ अभिषेक मिश्रा। हम लगातार नेताजी की रिपोर्टिंग में नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही चुनावी दंगल और भी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। ऐसे ही एक नेताजी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इटावा और भरतना विधानसभा में एक मृत पड़ी भाजपा को एक उच्च स्तर पर लाने का काम किया। ऐसे हमारे नेताजी श्री शिव महेश दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफर रहा है वो सर कहाँ से शुरू हुआ है और किस तरह के आपने बदलाव देखे हैं इटावा और भरतना विधानसभा में। क्या आपको विकास नजर आ रहा था पहले या अब दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास के स्तर पर है? आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कहाँ से शुरुआत करी। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरी शुरुआत हुई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद सन 1989 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ। तब से अनवरत भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। रही बात भरतना विधानसभा की, ये भरतना विधानसभा बाद में 2009 में बनी। पहले तो लखना विधानसभा थी। क्योंकि लखना विधानसभा 2009 में परसीमन में सामान्य सीट न हो जाए इसलिए पूरी विधानसभा का नाम बदल के भरतना रखने का काम किया गया जशवंत नगर को बचाने के लिए। चूंकि परसीमन आयोग में मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधि थे। तब से लगातार 1991 में यहाँ लखना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरक्षित सीट रही है। के राज जी विजयी हुए थे इटावा से। आज हमारे बीच में स्वर्गीय अशोक दुबे जी उस समय निर्वाचित हुए थे और अजीतमल इटावा और रिया एक ही जनपद था। अजीतमल से स्वर्गीय छक्कीलाल पुरी जी विजयी रहे थे। अर्थात उस समय 3 सीटें इटावा जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उसके बाद 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विजय श्री हासिल करी है। इटावा जनपद में 3 विधानसभा सीट हैं जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी इटावा और भरतना सीट जीती है तथा जसवंत नगर सीट प्रसपा के पास गई है। कहा जाए तो यहाँ सपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी 0 पर खड़ी है। एक सीट जो जसवंत नगर है वो प्रसपा के पास है। जो सुपाल सिंह जी खुद वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रसपा के, वो विधायक है। फिर भी सर अभी जिला पंचायत स्तर के चुनाव हुए, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बना। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारने के लिए क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट उतार सकती थी या वो मतलब समाजवादी पार्टी के जो पंचायत स्तर के चुनाव हुए उनमें ज़्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी की रही, तो इससे क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इटावा में सक्रिय है? पहले तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही। 2019 में यहाँ से सांसद रामशंकर कठेरिया जी निर्वाचित हुए। लेकिन जब पंचायत का चुनाव आया तो पंचायत का चुनाव और विधानसभा चुनाव ये अलग अलग व्यू से लड़े जाते हैं। इनका सोच अलग होता है। ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव होता है, उस पर सहभागिता अलग से होती है। चूँकि ये कहना गलत है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सबसे ज़्यादा जिला पंचायत में जीते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं वो यहाँ से निर्दलीय जीते हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते। चूँकि यहाँ चुनाव को कहा जाए तो ये धनबल का चुनाव है। लगातार समाजवादी पार्टी का परिवार गरीब जनता को लूटने खसोटने का कार्य करके अपनी जेबें भरने का काम किया है, तो इसलिए धनबल के उपयोग से ये जिला पंचायत सीट समाजवादी पार्टी जीती और इकलौती ऐसी एक सीट है जो यहाँ समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया है। और ये उनके
प्रश्न का जवाब है जो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने लूट खसोट करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं। अगर लूट खसोट करके बनाए जाते होते तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार पाती। ये उन्हीं का जवाब है कि इटावा जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाया, यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ा और जीता, निर्विरोध हुआ। ये सिद्ध करता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से ये जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है। इटावा की एक के लिए विषय छोड़ दिया जाए। आने वाला चुनाव 2022 का करो या मरो की स्थिति का चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है। चूंकि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष से पूरे भारत की नहीं, मैं कहूँगा पूरे विश्व की जो भी इस्लामिक शक्तियाँ हैं और वामपंथी शक्तियाँ हैं वो यहाँ आ चुकी हैं। ये करो मरो की स्थिति का चुनाव है। चूंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जो देश के लिए चिंता करता हो और इस देश को अपने परिवार के रूप में देखता हो। इसलिए पुनः प्रधानमंत्री 24 में बने माननीय नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अब ये हास्यास्पद है। समाजवादी पार्टी का जवाब उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के में छिपा हुआ है। जब अभी महान दल के कार्यक्रम में वो गए तो महान दल के कार्यक्रम में जब वहाँ पर लखनऊ में एक प्रेस में बोल रहे थे तो बता रहे थे अब हम 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। कितना हास्यास्पद है, जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 403 सीटें हैं। इससे उन्हीं का जवाब मिल जाता कितने वो गंभीर हैं। उन्हें ये नहीं पता कि 400 से अधिक सीटें कितनी होती हैं। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल हास्यास्पद है और मैं समझता हूँ किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती है, 100 के नीचे रहने वाली है और ये सबसे बड़ी उनकी हार होगी। हमने पूर्व में भी उन्होंने जो एक मैजिक कहा जाता था सपा बसपा मिल जाएंगे, एक नारा देते थे, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गई जय श्री राम, ये इन्हीं का नारा था। वो भी उन्होंने करके 2019 के चुनाव में देख लिया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीतकर नंबर 1 पर रही है और आगे आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ 2017 के चुनाव से 2022 में अधिक सीटें हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। आपने श्री राम मंदिर पर एक नारा बताया, तो अखिलेश जी ने अभी एक शिखर सम्मेलन में वार्ता में कहा कि श्री राम मंदिर इसीलिए स्लो बनवा रहे हैं लोग कि उन्हें 3-4 चुनाव और जीतने हैं। राम मंदिर पर बोलने का अधिकार अखिलेश यादव को इसलिए नहीं है चूंकि उनके पिताश्री तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 2 नवंबर को जब उन्होंने निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाई थी, महीनों अयोध्या की गलियों में और नालियों में खून सूखा नहीं था निहत्थे कारसेवकों का। जो राम भक्तों के हत्यारे हो, जो पार्टी हत्यारी हो, वो राम मंदिर पर बोलकर क्या करेगी। और उन्हें तो सिर्फ जालीदार टोपी ही दिखाई देती है और चेक वाला मोछा दिखाई देता है। लेकिन आज जब हिंदू एक हो रहा है, अपने स्वाभिमान के प्रतीक और धर्म आस्था के प्रति जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्पण है उसके प्रति नतमस्तक होकर आज मंदिर जाने की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। नेताओं ने राम मंदिर के लिए कई बलिदान दिए हैं, कई तरह के आंदोलन खड़े किए हैं। इसकी लड़ाई हम लोगों ने सड़क से संसद तक लड़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और संतों की अगुवाई में जो विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है वो एक विशाल विश्व में एक भारत के स्वाभिमान का प्रतीक, जो मंदिर निर्माण है, मंदिर श्री राम भगवान का मंदिर है, ये स्वाभिमान का प्रतीक बन के उभरे पूरे विश्व में पूरी मजबूती के साथ। नीचे से आपने देखा है कि अभी अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में भी आता है, टेलीविजन पर भी आता है, 37 परत की नींव भर चुकी है और ये अभी काम युद्ध स्तर पर जारी है। अति शीघ्र एक भव्य राम मंदिर निर्माण बनने का काम होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर राम मंदिर की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 चलती हुई सरकारों को लात मारी है भगवान श्री राम के नाम पर। तो भगवान श्री राम में हम लोगों की सभी की आस्था है और श्रद्धा के केंद्र हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर
पूरे विश्व में भव्य बने, एक उदाहरण बने, इसके लिए पूरी मजबूती से के साथ में भव्य मंदिर निर्माण चल रहा है। पार्टी शिवपाल यादव जिसके मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमें सम्मान मिलेगा तो हम समाजवादी पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान मिलता है और अगर वो विलय हो गए, एक तरफ महान दल और कई छोटे छोटे संगठन समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता अगर ये सारे संगठन जुड़ के भाजपा की सीटों पर कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे प्रसपा का विलय हो, चाहे प्रसपा का गठबंधन हो, वो सब एक ही है। ये उनका अंदरूनी मामला है, उनके घर परिवार की पार्टी है। ये पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, एक ग्रोह के तरीके से चलती है, जिसका एक सरगना होता है। जिस तरीके से मुगल काल में मुगल शासक जो लड़का अपने बाप की हत्या करके तख्त हासिल करता था, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेइज्जती के साथ अपमानजनक तरीके से हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो चाचा का क्या सम्मान करेंगे? उन्हें उनका संकुचित सोच है। और फिर भी अगर चाचा को लगता है कि उनका सम्मान अगर सुरक्षित है, ये उनका व्यक्तिगत निजी मामला है, चाहे कहीं चले जाए, चाहे महान दल। तो सिर्फ ये एक बरसाती में जिस तरह से मेढक आते हैं, उसी तरीके से चुनाव के समय ये पैदा होता है महान दल। क्या इनका राजनीतिक अस्तित्व है? क्या इन्होंने समाज सेवा करी है? कौन सा इन्होंने सार्वजनिक जीवन जीने का व्रत लिया है? चूंकि जो महान दल एक जात को लेकर बात करती है, उसके नेता हमारी पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन पर पूरी आस्था है। वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सहभागिता मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको नेतृत्व दे रखा है। कहीं महान दल चाहे संगठन में उनके साथ सम्मिलित हो जाए, चाहे प्रसपा का विलय हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर कोई भी असर इसका पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज सर्व समाज की पार्टी है और सर्व हरा पार्टी है। निश्चित तौर पर गरीब, गांव, किसान की ये पार्टी है। अब हर जात और वर्ग से ऊपर उठकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहले भी वोट किया और इस बार भी वोट करेंगे। किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। ये कानून व्यवस्था अभी लोग भूले नहीं है। 17 के पहले जो थी, एक माँ बेटी अकेले स्टेशन से उतरकर घर नहीं पहुंच पाती थी, घर से जाके स्टेशन नहीं पहुंच पाती थी, उसके साथ कब क्या हो जाए पता नहीं चलता था। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं थे, कानून व्यवस्था को हास्यास्पद बना रखा था उत्तर प्रदेश में। ऐसे इसलिए सभी को वो ध्यान है जंगल राज, इसलिए कोई भी असर पड़ने वाला नहीं। चाहे कोई मिले चाहे कोई हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत से पूरी तरह चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ कहा जाए या प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित हैं। अभी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जो महिला की साड़ी खींची गई, जो पर्चा भरने के लिए जा रही थी, महिला की साड़ी खींची गई, क्या कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में सही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 बार कह के कोई झूठ को सच में बदला नहीं जा सकता। बार बार विपक्षी दल झूठ चिल्ला रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। ये जांच में सिद्ध हो चुका है, वो निर्दलीय कार्यकर्ता था जिसने उस महिला का अपमान किया था। और जब कोई घटना घटी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने करी। उसे जेल भेजा गया है पकड़कर और उसे सजा दिलाने का काम भी सरकार कर रही है। इसलिए ये कहना बिल्कुल तथ्यहीन है और निरापद झूठ है कि इस तरह की बातें कहते कहते कि झूठ कहते हुए कानून व्यवस्था अगर कहीं कोई हुआ है तो उसे पूरी कड़ाई के साथ पालन किया। कानून का राज है और कानून के तहत उसे सजा मिलेगी जिसने भी ये पाप किया है। यहाँ महिलाओं की अस्मत के साथ कोई खिलवाड़ करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें महिलाओं की इज्जत पूर्ण रूप से, उनका सम्मान सुरक्षित है और उनकी इज्जत भी सुरक्षित है। काफी दिन हो गए किसान आंदोलन को चलते चलते, क्या भाजपा सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी या किसानों की मांग पूरी, ये जो 3 कृषि बिल आए हैं इनमें संशोधन होगा या नहीं? मैं कहना चाहता हूं, इस प्रश्न के, आपके किसानों से संबंधित प्रश्न के जवाब में, अभी तक किसानों की चिंता एसी कमरों में बैठकर होती थी और वहीं समाप्त हो जाती थी। इस बार जो किसानों की चिंता करी है, एसी कमरे के साथ इसे क्रियान्वयन करने के काम, धरातल पर लाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये तीनों किसान बिल किसानों के हित के लिए है। फिर भी किसानों को बार बार आमंत्रित किया गया है कि आप कोई भी संशोधन लाइए, हम संशोधन करने को तैयार हैं। काम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी और
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई दौर की वार्ता किसानों से करी है, लेकिन किसान ये हठ धर्मता पर है, चूंकि ये किसान नहीं, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दलाल हैं, जो अपनी किसानों की दलाली करके किसानों का खून चूस कर अपना हित साधने में लगे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी महेंद्र सिंह टिकैत बंगाल के चुनाव में भाजपा का विरोध करने गए थे, वहां कौन सा किसान आंदोलन चल रहा था। इसी से सिद्ध होता है ये सिर्फ राजनीतिक विरोध के कारण कर रहे हैं, इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं। जो किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है, अभी धान की फसल आने वाली उसकी तैयारी कर रहा है, तथा आगे अपनी जो भी फसल बोने का काम है खेत में खलिहान में काम करता है। किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं। किसान की आय दोगुनी कैसी हो, इसके लिए ये सरकार कृत संकल्पित है, इसलिए किसान सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माननीय मोदी जी ने किया है। इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करी है, जिसमें रिस्क बढ़ाई गई है तथा इंस्टॉलमेंट कम किया गया है। और उसके बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों को क्रेडिट देने का काम किया था। जो किसान महाजन से और साहूकारों से 10 रुपया सैकड़ा पर ब्याज लेते थे, उससे मुक्ति देने के लिए पहली बार अगर किसी ने सम्मान दिया है किसानों को, तो किसान क्रेडिट कार्ड लागू करके भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और दूसरा सम्मान अभी माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा देकर किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी मुख्यमंत्री ने ऋण मोचन करके किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया है। जो किसान कर्ज लेकर पटाने की स्थिति में, चुकाने की स्थिति में नहीं थे, उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसान ऐतिहासिक पार्टी है तथा किसान को अन्नदाता और जीवनदाता मानने का काम करती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ किसानों का हित सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया तो कह रहे हैं कि अभी भी 14,000 करोड़ रुपए गन्ना का बकाया हुआ है। उन्हें जानकारी नहीं है। अभी किसानों का पिछले जो उनके सरकार का जो पाप था किसानों के प्रति किया गया था, उन्हें भुगतान नहीं किया गया था, वो भी भुगतान किया गया है। और पिछला अभी बोनस देकर 5 रुपए किलो गन्ना बढ़ाकर भी भुगतान करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ये वो नितांत झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि किसानों के हितों के बारे में तो कभी वो सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो विदेश में लड़का पढ़ा हो, कभी खेती किसानी का मतलब नहीं हो, जो फसल को पहचानने का काम न करता हो, वो क्या जाने किसानों का दुख दर्द क्या होता है। इसलिए ये जो प्रलाप उनका अनर्गल प्रलाप है वो नितांत गलत और किसानों को भ्रमित करने वाला है। सिर्फ शुद्ध राजनीति करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं यूपी विधानसभा में, तो क्या लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से छिटक जाएगा? हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकतर मुसलमान नहीं रहता था, लेकिन जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और चाहे वो ओवैसी लड़े, चाहे वो बुखारी आके लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो भारत माता की जय बोलने में परहेज नहीं करता है, वंदे मातरम का उद्घोष करने में पाप नहीं समझता है, तथा भारत के संविधान को सर्वोपरि मानता है, शरीयत कानून को नहीं मानने वाला जो मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। सर, अभी विधानसभा चुनाव जो भरतना विधानसभा से उठ रहा है क्वेश्चन, तो क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रिपीट होगा या कोई नया चेहरा आएगा? ये पार्टी का निर्णय हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ कोई नेता नहीं, संगठन चुनाव लड़ता है तथा संगठन निर्णय लेता है। ये अभी जल्दी है, चूंकि कभी इस पर विचार पार्टी अपना करेगी और जिसे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता व्यक्ति को वोट न देकर वो अपने सिंबल को वोट देता है, कमल के फूल को वोट देता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी से कमल का निशान लेकर चुनाव लड़ेगा वो 100% यहाँ से जीत उसकी सुनिश्चित है और जीतने का काम करेगा, विजयी होगा। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। विकास को लेकर हमने जो काम शुरू करी, विकास यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास की गाथा लिखी गई है, पहली बार ऐसा हुआ है। आप ये समझिए, एक लंबी छलांग लगाते हुए पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की कोरोना काल इस संकट के संकट के दौरान काल निकलने के बाद
आप ये समझिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति दूसरे नंबर पर भारत में आई है। हमसे सिर्फ अब आर्थिक विकास में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र आगे है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है। पूरे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश अगर भारतवर्ष में कहीं हुआ है तो हम क्रमांक नंबर 1 पर हैं। सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में हुआ है, इसलिए विकास के मुद्दे पर